षोडश वर्ग यानी कि 16 वर्ग। इन 16 वर्गों में हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वह D9 की कर रहे हैं। D9 को बनाया किस तरीके से जाता है, स्थापित किस प्रकार किया जाता है, कैसे लग्न में जो ग्रह होते हैं, जो लग्न चक्र में लग्न होता है, उन्हें D9 में स्थापित किया जाता है। इसकी गणितीय विधि आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से D9 चार्ट बनाना आ जाएगा। शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग हमारे इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं, यानी कि हम ज्योतिष शास्त्र को यहां सीख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को गहराई से और सटीकता से हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमने विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की, हमने नक्षत्रों के बारे में चर्चा की, ग्रहों के बारे में चर्चा की, भावों के बारे में चर्चा की। उन सभी के वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। फिर हमने षोडश वर्ग को प्रारंभ किया। षोडश वर्ग यानी कि 16 वर्ग, हमने इन्हें प्रारंभ किया क्योंकि किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए इन वर्गों की अत्यंत आवश्यकता होती है। आपने कुंडली का विश्लेषण कर लिया है, लेकिन आपने इन 16 वर्गों का सहारा नहीं लिया है, तो आपके प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं भूल हो सकती है। और सबसे पहली बात होती है नवांश। आप किसी भी कुंडली का विश्लेषण करें, नवांश चार्ट यानी कि D9 एक ऐसा चार्ट होता है जिसे पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं और हमारे सभी ज्योतिष शास्त्री भी कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं कि यदि लग्न चक्र शरीर है तो नवांश चक्र यानी कि D9 उसकी आत्मा है। हम यहां पर जो भी ग्रह दिखाई देता है, जो भी भाव दिखाई देता है, उस भाव की और बारीकी से प्रेडिक्शन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हम नवांश चक्र का सहारा लेते हैं। पहलू चाहे कोई भी हो, हम सभी क्षेत्रों को यहां से देखते हैं। अधिकांश ज्योतिष शास्त्री इसको सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के लिए देखते हैं, लेकिन यदि हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो नवांश चक्र एक ऐसा चक्र है जहां हर पहलू को देखने के लिए इसका सहारा लेना आवश्यक है। क्यों ना हो, हमने जब नक्षत्रों को पढ़ा था, हर नक्षत्र के 4 चरण देखे, उन 4 चरणों को पढ़ा और हर चरण के पीछे हमने एक विशेष नवांश की ऊर्जा देखी। जब हम किसी भी लग्न चक्र का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें उस लग्न चक्र के पीछे, उस भाव के पीछे कौन कौन से नवांशों की ऊर्जा कार्य कर रही है, यह देखना आवश्यक है। यदि हम लग्न को देख रहे हैं तो यहां यह देखना आवश्यक है कि लग्न को यहां से कौन सी ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं, ग्रहों को यहां से कौन सी ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं, किस और ग्रह की ऊर्जा यहां जातक के जीवन में एक विशेष भाव में प्राप्त हो रही है। हमने पिछले वीडियो में नवांश चक्र बनाने की सबसे आसान विधि नक्षत्र विधि सीखी थी। हमने नक्षत्र विधि के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से हम नक्षत्र चरण से नवांश निर्धारित करते हैं, क्योंकि नक्षत्र चरण निर्धारित होते हैं, नवांश उनके निर्धारित होते हैं और उसके अनुसार हम नवांश को स्थापित कर लेते हैं। हमारे उस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी सटीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है और उपयोगी लगती है और औरों से हट के आपको कुछ भी दिखाई देता है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले जितने भी ज्ञान के वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। बेल का आइकॉन इसीलिए दबाना आवश्यक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवांश बनाने की दूसरी विधि, और जो कि मुख्य विधि है, गणितीय विधि है, जिसे हमारे ज्योतिष शास्त्री उपयोग करते हैं। हालांकि आज के दौर में कोई भी नवांश बनाने में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बन गए हैं। सॉफ्टवेयर में आपने जन्म की डिटेल डाली,
जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान डाला और आपके समक्ष लग्न चक्र बन के आ गया, नवांश चक्र बन के आ गया। और कई सॉफ्टवेयर, कई एप्लीकेशन ऐसे होती हैं जिसमें आप सभी 16 वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो गणितीय विधि है नवांश चक्र बनाने की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने इस कुंडली का, यही कुंडली हमने पिछले वीडियो में भी ली थी, इस कुंडली के जो भी डिग्रीज हैं, यानी लग्न कितने डिग्री का है, ग्रह कितने कितने डिग्री पर बैठे हुए हैं, वह सब यहाँ लिख दिए। इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। फिर हमने यहाँ पर वह कैलकुलेशन लिख दिया है जो एक नवांश बनाने के लिए हमको आवश्यक होता है। हम पूर्व में यह बात समझ चुके हैं कि किसी भी भाव कि जो मान होता है वह 30 डिग्री होता है और इस 30 डिग्री के अंतर्गत नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। नक्षत्र विभिन्न विभिन्न हो सकते हैं। 4-4-1 का भी आप कैलकुलेशन समझ सकते हैं, 3-4-2 का कैलकुलेशन भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार नक्षत्र आगे बढ़ते रहते हैं और उनके चरण लगातार प्रयोग होते हुए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नक्षत्रों के चरण यह हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि किसी भी भाव का जो मान होता है वह 30 डिग्री होता है। और यह भी हम जानते हैं कि किसी भी भाव में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और नक्षत्रों के 9 चरण, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2.25 नक्षत्र किसी भी भाव में होती है। और एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होता है, इसलिए हम यह भी जानते हैं कि एक नवांश का मान भी 3 डिग्री 20 मिनट होता है। यहाँ हमने इसी प्रकार से लिखा है। यानी कि अगर हम एक भाव की बात करें तो एक भाव में जो 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, हम लग्न की ही बात करेंगे, लग्न भी यदि इस मान के अंतर्गत आता है, यानी कि लग्न या ग्रह जो भी इस मान के अंतर्गत आता है वह पहले नवांश में जाएगा, यानी 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट पहला नवांश। इसी प्रकार जब 3 डिग्री 20 मिनट की आगे बात करेंगे, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक दूसरा नवांश, फिर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक तीसरा नवांश, फिर 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक चौथा नवांश, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक पांचवा नवांश, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक छठा नवांश, 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक सातवां नवांश और 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक आठवां नवांश और 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक नौवां नवांश। यानी कि हमने यह एक भाव के सभी नवांश यहाँ पर लिख दिए। अब हम नवांश बनाते किस प्रकार से हैं, हम इस बात को यहाँ समझेंगे। हम यहाँ पर लग्न को उदाहरण स्वरूप लेते हैं और हम चूंकि बनाना भी है नवांश, तो हम यहाँ लग्न को लेते हैं। लग्न यहाँ पर है 9 डिग्री 28 मिनट 31 सेकंड्स का, यानी कि 9 अंश 28 कला 31 विकला। यह पूर्व में हम आपको कला विकला के बारे में बता चुके हैं। तो हमने 9 डिग्री 28 मिनट 31 विकला को जब देखा, 31 सेकंड को जब देखा, तो हमें यहाँ पर इस बात को समझना है कि यह आता किसके अंतर्गत है, किस नवांश के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा कि 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक यह मान आता है, यह इसके मध्य में है। तो जब हम इसके मध्य में देखेंगे तो हमने देखा कि यह तीसरा नवांश है। हमने तीसरे नवांश को भी समझ लिया। अब हमको यह तीसरा नवांश यहाँ स्थापित किस प्रकार से करना है। यहाँ तीसरे नवांश का मतलब मिथुन राशि नहीं है। जैसा कि हमने नक्षत्र विधि में समझा था, तीसरा नवांश यानी कि मिथुन राशि आता है। यहाँ तीसरे नवांश का मतलब मिथुन राशि नहीं है। यहाँ पर हमें एक विशेष प्रक्रिया के तहत नवांश को गिनना है। हमने यहाँ देखा कि राशियाँ जो है वह 4 तत्वों में आवंटित होती हैं। सबसे पहले अग्नि तत्व की बात कर लें तो अग्नि तत्व में जो राशियाँ आती हैं वह मेष, सिंह और धनु। यहाँ हमें चर राशि का चयन करना है। तो चर राशि होती है मेष, सिंह स्थिर होती है, धनु द्विस्वाभाविक होती है। फिर हमने देखा पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं वह होती हैं वृषभ, कन्या और मकर। यहां पर वृषभ स्थिर है, कन्या द्विस्वाभाविक है और मकर चर राशि है। फिर हम यहां देखेंगे वायु तत्व की राशियां। तो वायु तत्व की राशि में यहां पर मिथुन, तुला और कुंभ, यह 3 राशियां आती हैं।
अब यहाँ पर हम चर राशि देखेंगे तो यह आएगी तुला, यानी तुला चर राशि है। फिर हम देखेंगे जल तत्व की राशि, यहाँ पर आती है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पर जो चर राशि होती है वह होती है कर्क राशि। अब यहाँ चर राशि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हम जब नवांश गिनना प्रारंभ करेंगे तो हम चर राशि से ही गिनना प्रारंभ करेंगे। हमें यहाँ प्राप्त हुआ लग्न का नवांश तीसरा, और हम यह देखेंगे कि लग्न है किस राशि में, तो लग्न है वृषभ राशि में। वृषभ राशि यहाँ हमने जब देखा तो यह पृथ्वी तत्व की राशि है, और पृथ्वी तत्व की राशियों में जो चर राशि होती है वह मकर राशि होती है। तो हम लग्न स्थापित करने के लिए यहाँ पर लग्न चक्र में मकर राशि से गिनना प्रारंभ करेंगे। तो यह मकर राशि है। जब हमने मकर राशि से गिनना प्रारंभ किया तो मकर राशि से हमें प्राप्त हुआ 1, 2, 3। तो यहाँ हमें तीसरा नवांश प्राप्त हुआ। जब तीसरा नवांश प्राप्त हुआ तो तीसरा नवांश हमारा हो गया मीन का, और मीन का नवांश प्राप्त हुआ तो जो हम लग्न की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमारी मीन राशि स्थापित हो जाएगी। अब हम अन्य ग्रहों की बात करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें लग्न मिल गया है। जब लग्न मिल गया तो सबसे पहले हम अन्य भावों को लिख देते हैं। यहाँ पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। अब यह हमारे 12 भाव हमें प्राप्त हो चुके हैं नवांश के। अब हम जो है प्रत्येक ग्रह को यहाँ पर स्थापित करेंगे। हमारी विधि वही रहेगी। अब हम सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य यहाँ 12 डिग्री 23 मिनट 30 सेकंड का कर्क राशि में स्थापित है। तो जब हम कर्क राशि जो जल तत्व की राशि है उसके अंदर स्थापित ग्रह के लिए जब गणना प्रारंभ करेंगे तो हम जल तत्व की राशि में चर राशि से गणना प्रारंभ करेंगे। तो जल तत्व की राशि में चर राशि कर्क राशि है, तो हम कर्क से ही गणना प्रारंभ करेंगे। हमने यहाँ सूर्य की स्थिति को देखा, डिग्री को देखा, तो यह 12 डिग्री 23 मिनट 30 सेकंड का है। अब हमने यहाँ पर उस मान को देखा कि वह किसके अंतर्गत आता है, तो 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट के अंतर्गत यह 12 डिग्री 23 मिनट आता है। तो यह भी निर्धारित हो गया कि यहाँ पर चौथा नवांश होगा। अब चौथा नवांश हमने कर्क राशि से चौथा नवांश गिनना है, तो हमने अब सीधे सीधे नवांश चक्र में ही आकर गिन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा यह 1, 2, 3, 4, तो हमने देखा कि सूर्य यहाँ स्थापित हो जाएगा। सूर्य के बाद में जब हम अगले ग्रह की बात करेंगे वह है चंद्र, जो 18 डिग्री 56 मिनट का है। जब 18 डिग्री 56 मिनट की बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे 18 डिग्री 56 मिनट, तो छठवें नवांश के अंतर्गत 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के मध्य में यह 18 डिग्री 56 मिनट आता है। और चंद्र यहाँ हम देखेंगे बैठा कहाँ है, तो चंद्र अपनी ही राशि कर्क में बैठा हुआ है। बात वही रहेगी, चर राशि है, हम कर्क राशि से ही गिनना प्रारंभ करेंगे। चूंकि हमने यहाँ देखा छठवां नवांश, तो हम कर्क से 6 घर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा चंद्र यहाँ स्थापित हो जाएगा। फिर हम मंगल की बात करेंगे तो मंगल यहाँ 16 डिग्री 23 मिनट का है। हम यहाँ सेकंड्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगर सेकंड पार कर रहा होगा तभी बात करेंगे। तो मंगल यहाँ 16 डिग्री 23 मिनट का है। 16 डिग्री 23 मिनट को जब हमने यहाँ पर देखा तो चूँकि 16 डिग्री 40 मिनट से कम देखना है, तो पाँचवा नवांश 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। अब इस नवांश के अंतर्गत जब मंगल आता है तो मंगल की स्थिति को हमने देखा यह है कुंभ राशि में बैठा हुआ है। और कुंभ राशि यहाँ वायु तत्व की राशि है, और वायु तत्व की राशियों में चर राशि तुला होती है। तो जो हम यह पांचवा नवांश गिनेंगे यह तुला राशि से गिनेंगे। तो तुला राशि यहाँ है अष्टम भाव में, तो यहाँ से हम पांचवा गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो मंगल हमारा यहाँ स्थापित हो जाएगा। अब यहाँ मंगल स्थापित हो गया, चूंकि मंगल यहाँ भी वक्रीय है तो हम यहाँ भी उसे वक्रीय कर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बुध की। बुध यहाँ 4 डिग्री 54 मिनट का है। अब 4 डिग्री 54 मिनट यहाँ दूसरे ही नवांश के अंतर्गत आता है, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के मध्य दूसरा नवांश। जब हमने बुध की स्थिति को यहाँ देखा तो बुध यहाँ सिंह राशि में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है। सिंह राशि एक स्थिर राशि है और यह अग्नि तत्व की राशि है।
जब अग्नि तत्व की राशियों की हम बात करते हैं तो अग्नि तत्व की राशि में मेष चर राशि होती है। तो हम मेष से गिनती प्रारंभ करेंगे। हमें लेना है दूसरा नवांश और मेष से प्रारंभ करना है। तो यहाँ हमने गिना 1 और 2, तो हम बुध को यहाँ स्थापित कर देंगे। अब बुध यहाँ स्थापित हो गया। इसके बाद में गुरु की बात करेंगे। गुरु 29 डिग्री 54 मिनट का है, यानी कि यह अंतिम नवांश का है। हम यहाँ देखेंगे 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक लास्ट 9वां नवांश है, किसी भी भाव का अंतिम नवांश। तो यह 9वें नवांश में आएगा। अब गुरु यहाँ बैठा कहाँ है? तो गुरु यहाँ कर्क राशि में बैठा हुआ है, जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है, और जल तत्व की राशि में चर राशि कर्क है। तो हमारी गिनती कर्क से ही प्रारंभ होगी। कहाँ तक होगी? 9 घर तक। तो हमने यहाँ से गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लग्न में गुरु स्थापित हो जाएंगे। फिर बात करेंगे हम शुक्र की। शुक्र यहाँ 6 डिग्री 54 मिनट का है। अब 6 डिग्री 54 मिनट को जब हमने यहाँ देखा तो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के मध्य यानी कि तीसरे नवांश में शुक्र आता है, और शुक्र भी कर्क राशि में बैठा हुआ है, यानी जल तत्व की राशि में ही बैठा हुआ है। और जब जल तत्व की राशि से हम गिनती प्रारंभ करेंगे तो कर्क से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ हम पुनः प्रारंभ करेंगे 1 2 3। तो शुक्र यहाँ सप्तम भाव में विराजमान हो जाए। अब इसके बाद में बात करेंगे हम शनि की। जब शनि की बात करेंगे तो शनि 13 डिग्री 12 मिनट का है, और 13 डिग्री 12 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट से कम है। तो चौथे नवांश में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक हम इसे देखेंगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि यह बैठा कहाँ है? तो यह बैठा हुआ है मिथुन राशि में, यानी वायु तत्व की राशि में। और वायु तत्व की राशि की जो गिनती प्रारंभ होती है वह तुला राशि से प्रारंभ होती है। तुला राशि यहाँ है। हमने यहाँ से गिनती प्रारंभ की 1 2 3 4। चूंकि चौथा नवांश है हमने 4 शनि यहाँ स्थापित कर दिया। अब हम बात करेंगे राहु की। तो राहु यहाँ पर 3 डिग्री 1 मिनट का है। आप कह सकते हैं 3 डिग्री 1 मिनट 59 सेकंड, लेकिन यह 3 डिग्री 20 मिनट से कम है और शून्य से अधिक है। तो शून्य से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के मध्य जब राहु आएगा तो यह पहले ही नवांश में आ जाएगा। और राहु यहाँ बैठा कहाँ है? यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में बैठा हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हुआ है। और पृथ्वी तत्व की राशि की जो गिनती प्रारंभ होती है वह मकर चर राशि से प्रारंभ होती है। जब चर राशि से प्रारंभ होगी तो यहाँ से पहला ही नवांश यानी कि राहु मकर राशि में ही स्थापित हो जाएगा। अंततः हम बात करेंगे केतु की। केतु यहाँ पर 3 डिग्री 1 मिनट 59 सेकंड का है। जितना राहु होता है उतना ही केतु होता है, बस यह एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थापित होती हैं। अब यहाँ पर 3 डिग्री 1 मिनट 59 सेकंड का सीधा सीधा मतलब है यह भी पहले ही नवांश में है। जब पहले ही नवांश में है तो पहले नवांश में जब हम गिनती प्रारंभ करेंगे तो यह वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, और जल तत्व की राशि में हम कर्क यानी कि चर राशि से जब गिनती प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर पहला ही नवांश केतु का बनेगा, और केतु को हम यहाँ कर्क राशि में स्थापित कर देंगे। यह आपका नवांश पूरा बन गया है। यह वही नवांश बना है जो पिछले वीडियो में हमने नक्षत्र विधि से बनाया था। हमें जो बातें याद रखनी है वह है कि चर राशि से ही गिनती प्रारंभ करनी है। चर राशि कौन कौन सी है और किस किस तत्वों में है। जिस तत्व की चर राशि बनती है उसी तत्व से गिनती प्रारंभ करनी है। यानी कि जिस घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि जिस घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है उस घर में पड़ने वाली राशि के तत्वानुसार उस तत्व की चर राशि से हम नवांश की गिनती प्रारंभ करते हैं। और यह पूरा चार्ट आप नोट कर सकते हैं, इसे आप स्वयं भागित करके भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो नवांश चक्र बनाते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। हालांकि आप नवांश चक्र बनाने की स्थिति में तब आते हैं जब आपके पास में सॉफ्टवेयर उपलब्ध ना हो। आजकल सभी जगह सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन हैं, और ऐसा कोई एप्लीकेशन आप चुन सकते हैं जिसके अंदर यह सारे चक्र भी आपको प्राप्त हो जाएं। आप वहाँ पर यह चक्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको यह नवांश चक्र या अन्य चक्र बनाने भी आने चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसकी गहराई को नहीं समझेंगे
तब तक आप इसे पढ़ना भी नहीं समझ पाएंगे कि इसे पढ़ना कैसे है। यहां तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। नवांश चक्र के अगले वीडियो में हम नवांश चक्र को D9 को पढ़ने की विधि आपको समझाएंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि YouTube पर बहुत से ज्ञानियों ने नवांश चक्र को पढ़ने की विधियां डाली हैं, लेकिन एकदम सटीक, आसान और शास्त्रोक्त कोई भी विधि आपको प्राप्त नहीं होती है। कोई कहता है कि इसमें दृष्टियां नहीं देखी जाती हैं, कोई कहता है इसमें दृष्टियां देखी जाती हैं, कोई कहता है कि इसके अंदर आपको भाव को अलग तरीके से देखना चाहिए, कोई कहता है भावों का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, जब कोई कुंडली बनती है तो उस कुंडली का हर भाव एक महत्व रखता है। आप किसी भी भाव को लेकर चलेंगे, उस भाव को आप लग्न में लेकर चलेंगे तो उस भाव से बनने वाले जितने भी भाव होंगे, जो भी उससे संबंध बनेंगे, वह उस भाव के लिए ठीक उसी प्रकार होंगे जैसे यह लग्न चक्र आपके लिए, व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व के लिए उपयोगी होता है। चलिए, अगले वीडियो में हम नवांश चक्र को आगे बढ़ाएंगे, नवांश चक्र को पढ़ने की विधि समझेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं